हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे इस चैनल पे रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन चल रहा है, ठीक है, और चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है। तो आज का जो चैप्टर है वो होगा उत्तक। क्या होगा? उत्तक यानी कि टिश्यू। और इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जिन दोस्तों ने उन 2 चैप्टर्स को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उत्तक को देख लेते हैं और ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तक क्या होता है, ठीक है। उत्तक क्या होता है? उत्तक जो है वे कोशिकाओं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ठीक है। उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक। दूसरा क्वेश्चन है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है, ठीक है। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। उत्तक जो है उन कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। अब आगे देखते हैं। मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की परत डैश से बनी होती है। इसके आंसर होगा पपड़ीदार उपकला। पपड़ीदार उपकला। मुंह की परत पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। स्क्वेमाउस एपिथेलियम से, स्क्वेमाउस एपिथेलियम से बनी होती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। इसका आंसर होगा वसा उत्तक। कौन सा उत्तक बनता है? वसा उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? हड्डी। हड्डी क्या है? एक संयोजी उत्तक है। इससे पहले हम लोग रक्त को भी देखें, रक्त भी एक संयोजी उत्तक है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? त्वचा में। किसमें मौजूद है? त्वचा में मौजूद है। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। इसका आंसर होगा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक नहीं है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संयोजी उत्तक नहीं है। तो संयोजी उत्तक कौन कौन है? उपास्थि, रक्त और अस्थि। उपास्थि, रक्त और अस्थि क्या होता है? संयोजी उत्तक। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। इसका आंसर होगा अस्थायी। अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है, यानी कि जहां पर अस्थायी संकुचन और विश्राम होगा वहां पर स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। अब आगे देखते हैं किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? इसका आंसर होगा अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिकाओं से त्वचा बनी है। अब आगे देखते हैं डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियल, एपिथेलियल उत्तक के प्रकार क्या बनाते हैं? ग्रंथियां। एपिथेलियल उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को, वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है, वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत का निर्माण करता है। तो इसका आंसर होगा आयती फलकी। क्या हो जाएगा? आयती फलकी। हिस्टामिन, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। इसका आंसर होगा संयोजी उत्तक। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है। अवकाशोत्तक डैश के बीच एक पूरक उत्तक के काम करता है। अवकाशोत्तक, कौन सा उत्तक? अवकाशोत्तक डैश के बीच एक पूरक उत्तक को काम करता है। जब पूरक उत्तक की काम करता है, इसका आंसर होगा त्वचा और मांसपेशियों, ठीक है। अवकाशोत्तक जो है
त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक के रूप में काम करता है। डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। कौन सा ऊतक संवहन पुल बनाता है? इसका आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। इसका आंसर होगा फ्लोएम वाहिका। क्या हो जाएगा? फ्लोएम वाहिका। ठीक है। उसके बाद है कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? इसका आंसर होगा स्क्लेरेंकाइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेंकाइमा जो है एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा रोमों की सहायता। ठीक है, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये जो है बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना। अगर पूछा जाएगा कि पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य क्या क्या है, तो सबसे पहला पौधों को संरक्षित रखना, दूसरा वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, तीसरा प्रकाश संश्लेषण करना। ये तीनों काम जो है बाह्य त्वचा का कार्य है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना का आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए, ठीक है, एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। क्या कहा जाता है? विभेदन। विभेदन। डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सीव ट्यूब और सहकोशिका मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसका आंसर होगा पौधों में भोजन। क्या हो जाएगा? पौधों में भोजन। पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं। ठीक है। डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसका आंसर होगा लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है? मोटी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्षों पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाज्योतक। शीर्ष विभाज्योतक जो है तने और जड़ों के शीर्ष में पाया जाता है। डैश के कारण स्क्लेरेंकाइमा। डैश के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। इसका आंसर होगा लिग्निन। लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार क्या होती है? मोटी। लिग्निन के कारण। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? इसका आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और जीवितक। क्या हो जाएगा? जीवितक, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा क्या है? सरल अस्थायी ऊतक, जबकि जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के सक्षम करता है? पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? इसका आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो है पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? इसका आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना है। कौन? जाइलम। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा। अंतरकोशिकीय क्षेत्र किसका बड़ा होता है? पेरेन्काइमा का। डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाएगा विभाज्योतक या फिर मेरिस्टेमेटिक। विभाज्योतक या फिर मेरिस्टेमेटिक। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है में कौन सा ऊतक पाया जाता है? पौधों के तने में छल्लों के रूप में जो पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। क्या आंसर होगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाया जाता है। अब आगे देखते हैं,
डैश उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। डैश उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। इसका आंसर होगा विभाज्य उत्तक। क्या हो जाएगा? विभाज्य उत्तक। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। इसका आंसर होगा सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है। रूट ट्रिप या सूट टिप, रूट ट्रिप या फिर सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? इसका आंसर होगा विभाज्योत्तक उत्तक। क्या हो जाएगा? विभाज्योत्तक उत्तक। ठीक है, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभाज्योत्तक उत्तक। एक पौधे के तने या फिर जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? इसका आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम। क्या हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अग्रस्त मेरिस्टेम के डैश शीर्ष पर पाया जाता है। अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तना और जड़। तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है अग्रस्त मेरिस्टेम। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि जो होती है अंतर्वेशी विभाज्योत्तक और शीर्ष विभाज्योत्तक से होता है। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक और शीर्ष विभाज्योत्तक से पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। एरियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है तथा डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है। एरियोलर उत्तक जो है अंगों के, एरियोलर उत्तक जो है अंगों के अंदर के स्थान भरता है। एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। निम्नलिखित में से किन उत्तक में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। निम्न में से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्न में से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभाज्य उत्तक। क्या हो जाएगा? विभाज्य उत्तक। डैश की कोशिकाएं मृत होती है। डैश की कोशिकाएं मृत होती है। दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है? मृत। वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। इसका आंसर होगा दृढ़ उत्तक। क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक की परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। अब आगे देखते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। पत्तियों के तल में अंतर्वेशी विभाज्योत्तक पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? इसका आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है संवहनी बंडल का गठन करता है। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? उसका आंसर होगा जटिल उत्तक। क्या होगा? जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से। सेलुलोज और पेक्टिन से पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। इसका आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का परवाह। फ्लोएम का क्या होता है? खाना का इधर उधर या फिर खाना का संचरण करना, ये फ्लोएम का काम होता है। खाद्यों का परवाह। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। मृदुत्तक। क्या आंसर होगा? मृदुत्तक। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। इसका आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो है इसकी कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है।
आगे देखते हैं, डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इसमें घने कोशिका द्रव्य, ठीक है, और पतली कोशिका रस भित्ति, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है। कौन सा उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है? इसमें घने कोशिकाएं द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्ति, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है। इसके आंसर होगा विभाज्योतक, मेरिस्टेमेटिक। विभाज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक। विभिन्न प्रकार की अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं का अलग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं का अलग किया जाता है। इसका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभाज्योतक। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के डैश और डैश। पादप उत्तक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक का बात कर रहा है, दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। तो इसका आंसर होगा विभाज्योतक और अस्थायी उत्तक। विभाज्योतक और अस्थायी उत्तक। डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो फ्लोएम, फ्लोएम जो है एक जटिल अस्थायी उत्तक है। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है नारियल की छाल का निर्माण होता है। निम्न में से जाइलम का प्रकार नहीं है। जाइलम का प्रकार कौन नहीं है? सीव ट्यूब जो है यह जाइलम का प्रकार नहीं है। जाइलम का प्रकार कौन कौन है? ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं। कौन कौन है? ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं। पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा। पौधा में जो लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। दृढ़ उत्तक डैश से बना होता है। दृढ़ उत्तक जो है डैश से बना होता है। इसका आंसर होगा निर्जीव कोशिका। दृढ़ उत्तक जो है निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी परत होती है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी परत होती है। इसका आंसर होगा क्यूटिन। क्या होगा? क्यूटिन। डैश वृक्षों में सामग्री के परिवहन उत्तकों का कार्य कहा जाता है। डैश वृक्षों में सामग्री के परिवहन उत्तकों का कार्य कहा जाता है। इसका आंसर होगा संवहनी उत्तक। और संवहनी उत्तक में दो चीज आता है, जाइलम और फ्लोएम। डैश एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। डैश एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। इसका आंसर हो जाएगा वल्कल। वल्कल जो है बाहरी संरक्षित परत होती है, वल्कल। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है 3:1। इसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पर रहता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। 3:1 होता है एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? सिंपल है, उत्तकों का अध्ययन होता है, ठीक है। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? उत्तकों का अध्ययन होता है। उत्तक एक है। उत्तक क्या है? उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है। उत्तक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पिछला जितना भी लेक्चर है उनको आप रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।